प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है क्लोनल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, क्लोनीय वरण व संकरण। तो ये क्लोनीय फसलों के अंदर दो प्रजनन विधियां हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्लोनीय वरण है या क्लोनल सिलेक्शन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जो क्लोनल क्रॉप्स होते हैं या क्लोनीय फसलें होती हैं उनमें प्राकृतिक रूप से या नेचुरली जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता उपस्थित होती है उसका अगर हम वर्ण के द्वारा शोषण करते हैं यानी सिलेक्शन के द्वारा अगर हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, क्लोनीय वर्ण या क्लोनल सिलेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो जो पौधों के लक्षण प्रारूप होते हैं यानी कि प्लांट्स के जो फिनोटाइप होते हैं उनके ऊपर दो फैक्टर्स का या दो कारकों का प्रभाव पड़ता है। एक कारक है वातावरण या एनवायरनमेंट और दूसरा है उसका जीन प्रारूप या जीनोटाइप। स्वपरागित फसलों में जो क्लोनीय वर्ण है वो शुद्ध वंशक्रम के समान ही होता है। ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं अगर हम उनमें क्लोनल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ये जो क्लोनीय वर्ण या क्लोनल सिलेक्शन होगा वो प्योर लाइन सिलेक्शन के समान ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो प्रकार के कैरेक्टर्स या लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। इन कैरेक्टर्स या लक्षणों को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक ऐसे लक्षण जो जिनकी वंशागति बहुत अधिक होती है उनको क्या बोल देते हैं, उच्च वंशागतित्व लक्षण। और दूसरे ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी वंशागति बहुत ही कम होती है यानी कि अगली पीढ़ी में या अगली जनरेशन के अंदर वो बहुत ही कम स्थानांतरित होते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, निम्न वंशागतित्व लक्षण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उच्च वंशागतित्व लक्षण या हाई हेरिटेबिलिटी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं या लक्षण होते हैं इनके लिए अगर हम क्लोनीय वर्ण करते हैं यानी कि क्लोनल सिलेक्शन मेथड का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो अधिक प्रभावी ढंग से सफल होती है या सक्सेसफुल होती है। तो हाई हेरिटेबिलिटी कैरेक्टर्स के लिए हम लोग क्लोनल सिलेक्शन या क्लोनीय वर्ण कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं अभी, जैसे पौधे की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ प्लांट। तो पौधा जो है वो लंबा होगा या बौना होगा। ठीक है, तो ये बहुत अधिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये जो लक्षण है या कैरेक्टर है ये स्थानांतरित होता है। इसके अलावा आता है पुष्पन काल, फ्लावरिंग पीरियड जो है ये भी नेक्स्ट जनरेशन में बहुत अधिक स्थानांतरित होता है। इसके अलावा जो रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस का गुण होता है या लक्षण होता है ये भी अगली पीढ़ी में या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बहुत ही अधिक वंशागति या हेरिटेबिलिटी प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरे होते हैं निम्न वंशागतित्व लक्षण या लो हेरिटेबिलिटी कैरेक्टर्स। ऐसे लक्षण जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर या अगली पीढ़ी के अंदर बहुत ही कम स्थानांतरित होते हैं या ट्रांसफर होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लो हेरिटेबिलिटी कैरेक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इनके लिए इन लक्षणों के लिए अगर हम क्लोनीय वर्ण करते हैं या क्लोनल सिलेक्शन करते हैं तो ये बहुत अधिक सफल नहीं होता है, बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्लोनीय वर्ण या क्लोनल सिलेक्शन जो है वो अप्रभावी या इनइफेक्टिव होता है। ठीक है, इन कैरेक्टर्स के लिए या इन लक्षणों के लिए। तो उदाहरण के लिए जैसे उपज जो है, तो उपज कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर स्थानांतरित नहीं होती है। तो ये क्या है भाई, एक निम्न वंशागतित्व लक्षण या लो हेरिटेबिलिटी कैरेक्टर है। ठीक है, अब जो स्वपरागित फसलें होती हैं या सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनमें जो क्लोनीय वर्ण है या क्लोनल सिलेक्शन होता है वो प्योर लाइन सिलेक्शन के समान ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट पॉपुलेशन है या एक पादप समष्टि है ना, वेरिएबल प्लांट पॉपुलेशन इसको बोलेंगे हम लोग। इसके अंदर टोटल 6 प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें से हमें सिलेक्शन या वर्ण करना है। तो हम लोग जब भी वर्ण या सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा किसका किया जाता है, जो सुपीरियर प्लांट्स होते हैं या उत्कृष्ट पौधे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनमें से कौन से प्लांट्स आपको सुपीरियर लग रहे हैं। तो प्लांट नंबर 1, 3, 4 एंड 6, ये 4
प्लांट्स आपको सुपीरियर लग रहे हैं तो हम लोग इनका क्या कर लेंगे, वर्ण या सिलेक्शन कर लेंगे। और बाकी जो बचे हुए हैं यानी प्लांट नंबर 2 एंड 5 इनको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये इन्फीरियर या निकृष्ट है। तो हमने सिलेक्शन या वर्ण किसका किया है, प्लांट नंबर 1, 3, 4 एंड 6 का। तो ये सिलेक्टेड प्लांट्स हैं या वरित पौधे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं या वरित पौधे हैं इनसे हम लोग प्रोपेग्यूल्स यानी कि प्रवर्धों को अलग करेंगे। तो ये इनके कायिक प्रवर्ध होते हैं या इनके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं। तो इनके स्टेम का कोई भाग हो सकता है, तने का कोई भाग हो सकता है, या कोई रूट का पार्ट हो सकता है ना, या इसकी लीफ का कोई पार्ट हो सकता है। तो हमें इन प्रोपेग्यूल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है या पृथक करना है। तो इन प्रवर्धों को या प्रोपेग्यूल्स को हमने सेपरेट कर लिया इन सिलेक्टेड प्लांट से या इन वरित पौधों से। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं भी, ये जो हमने प्रोपेग्यूल्स या प्रवर्ध एकत्रित किए हैं इनसे हम लोग आगे क्या करते हैं, एकल पादप संततियां उगाते हैं, है ना। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस या एकल पादप संततियां उगाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक पौधे से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रवर्ध हैं या प्रोपेग्यूल्स हैं उनको एक ही पंक्ति के अंदर या एक ही रो के अंदर ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या डेवलप होती हैं अभी, एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस जो है वो डेवलप होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं अभी, सिलेक्शन या वर्ण करते हैं एकल पादप संततियों या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस के अंदर। तो सिलेक्शन हमेशा किसका किया जाता है, जो सुपीरियर क्लोन प्लांट्स होते हैं यानी कि जो उत्कृष्ट क्लोन पौधे होते हैं, है ना, जो बढ़िया लक्षणों वाले अच्छे लक्षणों वाले पौधे हैं उनका वर्ण कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से रहते हैं, जिसके अंदर आता है टेस्ट यानी उसका परीक्षण करते हैं। तो कई तरह के परीक्षण होंगे, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर अगर परीक्षणों में पास हो जाता है, किस्म वैरायटी पास हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसको मार्केट के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसको विमोचित कर दिया जाता है बाजार के अंदर। और फिर उसका क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उसका गुणन किया जाता है एक बड़े फील्ड के अंदर ग्रो करवा के, आइसोलेटेड फील्ड में या पृथक खेत के अंदर उसको उगा के उसका गुणन किया जाता है। और फिर उसको फार्मर्स के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है या किसानों में उसको वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल सा बेसिक कंसेप्ट है क्लोनल सिलेक्शन या क्लोनीय वर्ण से संबंधित। अब ये जो क्लोनल सिलेक्शन है या क्लोनीय वर्ण विधि है, इसके अंदर कभी भी इन ब्रीडिंग या अंत्य प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, जो क्लोन पौधे हैं यानी जो क्लोन प्लांट्स होते हैं उनका जीन प्रारूप या जीनोटाइप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है ना, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब जीन प्रारूप इनका अपरिवर्तित रहेगा या अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि इनमें इन ब्रीडिंग या अंत्य प्रजनन नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, केवल और केवल वेजिटेटिव पार्ट्स या कायिक प्रवर्धों को ही आगे लेकर उसका मल्टीप्लिकेशन या गुणन कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्लोनीय वर्ण जो विधि है या क्लोनल सिलेक्शन जो मेथड है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं भी, जो क्लोन प्लांट्स होते हैं या क्लोनीय पौधे हैं इनकी प्योरिटी या शुद्धता को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, प्योरिटी या शुद्धता को मेंटेन या अनुरक्षित किया जा सकता है। कैसे अनुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्लोनीय वर्ण में या क्लोनल सिलेक्शन में क्या करते हैं अभी, वेजिटेटिव पार्ट या कायिक प्रवर्ध जो है उसको लेकर आगे उसका गुणन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो पौधे के लक्षण हैं या उसके कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो शुद्धता है, आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी है वो 100% बनी रहती है, उसके अंदर परिवर्तन या चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग शुद्धता का अनुरक्षण या प्योरिटी का मेंटेनेंस कर सकते हैं क्लोनीय वर्ण या क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा। अब इसको जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा हम लोग देख लेते हैं इसकी। तो इसमें मान लीजिए ये एक फील्ड या खेत है ना, जिसके अंदर बहुत सारी एक क्लोनल क्रॉप लगी हुई है ना, एक क्लोनल क्रॉप या क्लोनीय फसल जो है वो उगी हुई है। तो इस क्रॉप के अंदर ये प्लांट्स हैं, जो पिंक कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे, ये पौधे या प्लांट्स हैं। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्या है, क्लोन्स का मिक्सचर है, यानी क्लोन पौधे हैं उनका एक मिश्रण है इस फील्ड के अंदर या इस खेत के अंदर।
तो हमें फर्स्ट ईयर या पहले वर्ष क्या करना है, हमें सुपीरियर प्लांट्स यानी कि जो उत्कृष्ट पौधे होते हैं, बढ़िया लक्षणों वाले पौधे होते हैं, उनका सिलेक्शन या वर्ण करना है। तो हमें कितने पौधों का सिलेक्शन करना है अभी, 50 से 500 यानी 50 to 500 सुपीरियर प्लांट्स का हमें वर्ण करना है। तो बढ़िया क्वालिटी वाले पौधों को हमने सेलेक्ट करके और उनको मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद फिर हम लोग कलेक्शन ऑफ प्रोपेग्यूल्स, हम लोग इन सिलेक्टेड प्लांट से या इन वरित पौधों से हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेग्यूल्स यानी कि जो कायिक प्रवर्ध होते हैं या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं या उनको एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, अभी दूसरे वर्ष का इंतजार करते हैं जब इनका सीजन आता है या इनको उगाने का टाइम आता है। तो दूसरे वर्ष जब सीजन आता है तब हम क्या करते हैं, अभी एक पौधे से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रोपेग्यूल्स होते हैं उनको एक पंक्ति के अंदर उगाया जाता है ना। एक ही जो रो होगी या पंक्ति होगी उसके अंदर हम लोग उगाएंगे एक पौधे से प्राप्त होने वाले प्रोपेग्यूल्स को। तो इस प्रकार कई सारी पंक्तियां या कई सारी रोज बन जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो विकसित पौधे हैं उनको क्या बोल देते हैं, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज या एकल पादप संततियां बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरे वर्ष हमें एकल पादप संततियां विकसित करनी है पहले, और फिर हम क्या करेंगे भी, सुपीरियर क्लोन प्लांट्स, जो उत्कृष्ट क्लोन पौधे होते हैं यानी कि जो बढ़िया लक्षणों वाले, अच्छे लक्षणों वाले या कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स होते हैं उनका सिलेक्शन या वर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की क्रिया हमारी ये रहती है। उसके बाद फिर थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष हम लोग क्या करते हैं, अभी परीक्षण करते हैं। तो अलग अलग प्लॉट्स के अंदर उगा के, यहाँ पे 4 प्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग प्लॉट्स में उगा के हम लोग क्या करते हैं, इन क्लोन प्लांट्स का परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इनिशियल यील्ड ट्रायल किया जाता है, इसको प्रारंभिक उपज परीक्षण भी बोल देते हैं। तो प्रारंभिक उपज परीक्षण बोल देते हैं, और प्रारंभिक उपज परीक्षण इसका किया जाता है तो इसकी उपज जो है प्रति हेक्टेयर कितनी आती है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं या उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो उपज अगर बहुत अधिक आ रही है तो हम लोग कुछ और टेस्ट भी कर लेते हैं, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस एंड क्वालिटी टेस्ट्स, यानी रोग रोधिता के लिए भी परीक्षण करते हैं। इसके अलावा गुणवत्ता के लिए भी परीक्षण जो है वो तीसरे वर्ष ही इन प्लॉट्स के अंदर कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन परीक्षणों के अंदर अगर हमारी जो वैरायटी या किस्म है वो पास हो जाती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोहराते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भी, 4th to 6th ईयर्स यानी 4th, 5th एंड 6th, चौथा, पांचवा और छठा, 3 वर्षों तक लगातार हम लोग क्या करते हैं अभी, अलग अलग प्लॉट्स के अंदर उगा के, ये प्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे अलग अलग, तो अलग अलग प्लॉट्स में हम लोग इनको उगाते हैं इन प्लांट्स को, और कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, और अगर ये समन्वित उपज परीक्षण में पास हो जाती है हमारी जो वैरायटी या किस्म है तो फिर इस किस्म को हम लोग मार्केट के अंदर रिलीज कर देते हैं या विमोचित कर देते हैं बाजार के अंदर एक नई किस्म या न्यू वैरायटी के रूप में। ठीक है, तो न्यू वैरायटी के रूप में हमने इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद फिर नेक्स्ट 7th ईयर, 7वें वर्ष की क्रिया हमारी क्या रहती है, हम इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनको एक बड़े फील्ड के अंदर, बड़े आइसोलेटेड फील्ड के अंदर या पृथक खेत के अंदर इनको उगाते हैं, और उगाने के बाद इनका मल्टीप्लिकेशन या गुणन किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड, इनके बीजों का गुणन किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा मात्रा के अंदर जो बीज हैं वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अब हम इनकी पैकिंग कर लेते हैं, और पैकिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, जो बीज हैं उनका वितरण कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं फार्मर्स के अंदर। ठीक है, तो ये है भी जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा क्लोनल सिलेक्शन या क्लोनिया वर्ण की। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है क्लोनल सिलेक्शन या क्लोनिया वर्ण से संबंधित तो आपको ये डायग्राम जो है वो जरूर बनाने हैं। ये 2 डायग्राम्स जो है मैंने आपको अभी स्लाइड के अंदर शो किए हैं। उसके बाद दूसरी जो मेथड है क्लोनीय फसलों के अंदर जो प्रजनन विधि यूज की जाती है दूसरी, वो है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग भी हम लोग क्लोनीय फसलों में प्रजनन विधि के रूप में कर सकते हैं। अब लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हम लोग संकरण का उपयोग क्यों करते हैं। तो जब हम क्लोनीय फसलों के अंदर या क्लोनल क्रॉप्स के अंदर क्लोनीय वर्ण करते हैं, है ना, या क्लोनल सिलेक्शन करते हैं, तो जो फसलों के अंदर या क्रॉप्स के अंदर
प्राकृतिक रूप से या नेचुरली डाइवर्सिटी या विविधता उपस्थित होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो जल्दी ही उसका क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। ठीक है, जल्दी ही उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद ये जो फसलें हैं इनमें आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, जब जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, आनुवंशिक विविधता नहीं रहेगी, तो हम लोग इसमें और अधिक वर्ण या सिलेक्शन नहीं कर सकते, और जब हम वर्ण नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम लोग और अधिक सुधार इनमें संभव नहीं है ना, और अधिक इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। तो क्लोनीय वर्ण से या क्लोनल सिलेक्शन से ये एक नुकसान होता है, किसको, क्लोनल क्रॉप को या क्लोनीय फसल को। ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इनमें और सुधार करें या और इम्प्रूवमेंट करें, तो हमें कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से इनमें आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी को विकसित करना होगा। तो इसको विकसित करने के लिए या डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, अभी संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, क्लोनीय फसलों के अंदर या क्लोनल क्रॉप्स के अंदर फिर से विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता को उत्पन्न करना, है ना, फिर से उनको प्रोड्यूस करना जेनेटिक डाइवर्सिटी को, ताकि हम लोग फिर से इनमें क्या कर सकें, वर्ण कर सकें, सिलेक्शन कर सकें, और क्या कर सकें, और अधिक सुधार या और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें इनके अंदर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता को उत्पन्न किया जाता है, यही एक मुख्य उद्देश्य होता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का। ऐसी क्लोनल क्रॉप्स या ऐसी क्लोनीय फसलें जिनमें लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्लोनीय फसलें हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन भी होगा। ठीक है, तो उन फसलों के अंदर या उन क्रॉप्स के अंदर हम लोग आसानी से यानी इजीली हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवा सकते हैं। ठीक है, और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की विधि देख लेते हैं। तो इस विधि के अंदर या इस मेथड के अंदर 3 मेन स्टेप्स या चरण होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स यानी जनकों का चुनाव। तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो पेरेंट कौन से होंगे भी यहाँ पर, पेरेंट्स होंगे जो क्लोनल क्रॉप्स होती हैं या क्लोनीय फसलें होती हैं, उन्हें हम लोग पेरेंट की तरह या जनकों की तरह उपयोग करेंगे। दूसरा स्टेप इसके अंदर है संकर बीज उत्पादन या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो हम लोग संकरण करवाएंगे दोनों जनकों के मध्य या पेरेंट्स के मध्य, और इस संकरण से हम लोग जो मादा जनक पौधा होगा या फीमेल पेरेंट प्लांट होगा, उससे हम लोग हाइब्रिड सीड यानी संकर बीजों को प्राप्त कर लेंगे या ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो मेथड आती है या तीसरा जो स्टेप आता है इसके अंदर, वो आता है संकर पीढ़ी से उत्कृष्ट क्लोन्स का वर्ण करना यानी सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स फ्रॉम हाइब्रिड जनरेशन। हमने हाइब्रिड दूसरे स्टेप के अंदर संकर बीज प्राप्त कर लिए हैं, हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इन संकर बीजों को अगले वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर एक फील्ड के अंदर ग्रो करवाते हैं या इनको उगाते हैं। तो इनको उगाने से हमें क्या प्राप्त होगा भी, संकर पीढ़ी या हाइब्रिड जनरेशन ऑब्टेन होगी। अब ये जो हाइब्रिड जनरेशन या संकर पीढ़ी है, इसके अंदर जो प्लांट्स होंगे या पौधे होंगे, ठीक है, इन पौधों में से हम लोग क्या करेंगे, उत्कृष्ट क्लोन्स का वर्ण करेंगे या सुपीरियर क्लोन्स जो होते हैं उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये 3 मेन स्टेप्स रहते हैं हाइब्रिडाइजेशन की जो मेथड है या संकरण की जो विधि है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है, जनकों का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो क्लोनीय फसलों के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाया जाता है, तो उस टाइम पे जब पेरेंट्स का चुनाव किया जाता है या जनकों का सिलेक्शन किया जाता है, तो जनकों का जो चयन है वो किस आधार पर करते हैं, वो करते हैं हम लोग GCA व SCA के आधार पर। GCA क्या होता है भाई, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है, और SCA क्या होता है, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है, GCA यानी सामान्य संयोजन क्षमता और SCA यानी विशिष्ट संयोजन क्षमता। ये क्या होती हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। तो हम लोग कौन से पेरेंट्स का चुनाव करेंगे या कौन से जनकों का सिलेक्शन करेंगे, केवल उन्हीं पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है जो हाई GCA व हाई SCA प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, जो उच्च GCA व उच्च SCA प्रदर्शित करेंगे, केवल उन्हीं पेरेंट्स का या जनकों का हम लोग क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन या चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्लोनीय फसल के या क्लोनल क्रॉप के कौन से कैरेक्टर्स के अंदर सुधार करना चाहते हैं, है ना, कौन से लक्षणों के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वे सभी के सभी जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, या वे सभी के सभी जो लक्षण हैं, वो जनकों के अंदर यानी कि पेरेंट्स के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है ना, वो पेरेंट्स के अंदर या जनकों के अंदर होने चाहिए, तभी सुधार किया जा सकता है या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट हम लोग नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, 1 से 3 पीढ़ियों तक लगातार, 1 से यानी 1 to 3 जनरेशन तक हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स के अंदर स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन हमें करवाना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से इनमें क्या आ जाती है अभी, इनमें होमोजाइगोसिटी या समयुग्मनजता बढ़ जाती है और विषम युग्मनजता या हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब जब हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो इसका जनकों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो होता है अंत्य प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है अभी, जब हम किसी परपरागित फसल के अंदर या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर बार बार स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो उसकी उपज व ओज के अंदर यानी कि उसकी जो यील्ड एंड विगर है उसके अंदर कमी आ जाती है, और यही क्या कहलाता है, अंत्य प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ध्यान से देखो, जो क्लोनल क्रॉप है या क्लोनीय फसल है वो क्या होती है अभी, हेट्रोजाइगस होती है या विषम युग्मनज होती है, और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है या परपरागित फसल है वो भी कैसी होती है, विषम युग्मनज होती है या हेट्रोजाइगस होती है। तो इसलिए क्लोनीय फसलें और परपरागित फसलें, अगर इन दोनों प्रकार की फसलों में हम लोग बार बार स्वपरागण करवाएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो उनकी ओज व उपज में कमी आ जाएगी, और इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अंत्य प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, पहला प्रभाव तो ये होगा। दूसरा इफेक्ट या दूसरा प्रभाव इसमें क्या होता है, जो हानिकारक अप्रभावी जीन्स होते हैं, है ना, यानी जो लीथल जीन्स होते हैं, लीथल जीन ज़्यादातर क्या होते हैं अभी, रिसेसिव होते हैं यानी कि अप्रभावी होते हैं, और अप्रभावी जीन अपनी जो आवृत्ति है या अपना जो प्रभाव है वो कब उत्पन्न कर सकते हैं, जब वो होमोजाइगस यानी कि समयुग्मनज अवस्था में उपस्थित हों। ठीक है, तो होता क्या है अभी, जब हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो ये जो हानिकारक अप्रभावी जीन है या लीथल रिसेसिव जीन्स हैं, इनकी आवृत्ति में कमी आ जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कमी आ जाती है। ठीक है, ये दो इफेक्ट या दो प्रभाव होते हैं स्वपरागण से जनकों के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, ये जो अंत्य प्रजात संततियां होती हैं यानी कि इनब्रीडिंग प्रोजेनिस जो होती हैं, इनब्रीडिंग प्रोजेनिस का क्या मतलब है, जब हमने बार बार स्वपरागण करवाया 1 से 3 पीढ़ियों तक, तो जो हमें लास्ट पीढ़ी के अंदर या लास्ट जनरेशन के अंदर हमें प्लांट प्रोजेनिस या पादप संततियां प्राप्त होंगी, उनको क्या बोलेंगे, अंत्य प्रजात संततियां या इनब्रीडिंग प्रोजेनिस। तो इन प्रोजेनिस में से हम लोग क्या करते हैं अभी, ओजपूर्ण व स्वस्थ पौधों का वर्ण कर लेते हैं, जो विग्रस एंड हेल्दी प्लांट्स होते हैं उनका क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, और उनका फिर हम लोग उपयोग करते हैं या यूज़ करते हैं किसके रूप में, पेरेंट्स या जनकों के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा स्टेप या चरण इसके अंदर क्या है अभी, संकर बीज उत्पादन या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो हमने क्या किया अभी, इससे पहले वाला जो स्टेप था उसमें पेरेंट्स या जनकों का चुनाव किया है, सिलेक्शन किया है। अब हमने जिन पेरेंट्स का या जनकों का सिलेक्शन किया है उन पेरेंट्स के मध्य हम लोग क्या करवाते हैं, कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, अब ये जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है वो दो टाइप का हो सकता है या दो प्रकार से हम लोग करवा सकते हैं। एक तो आता है सिंगल क्रॉस, एकल क्रॉस, यानी कि हम लोग एक ही बार केवल क्रॉस करवाएंगे, तो इसका मतलब इसमें केवल दो ही टाइप के पेरेंट्स या दो ही प्रकार के जो जनक हैं उनका उपयोग किया जाएगा, सिंगल क्रॉस या एकल क्रॉस के अंदर। दूसरा है बहु क्रॉस या पॉलीक्रॉस। पॉलीक्रॉस में हम लोग क्या करते हैं अभी, दो से ज़्यादा हम लोग पेरेंट्स या जनक लेते हैं,
ठीक है, और फिर उनका बारी बारी से आपस में क्रॉस या संकरण करवाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीक्रॉस या बहु क्रॉस बोल देते हैं। तो ये दो प्रकार के संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। नॉर्मली क्या होता है, जो क्लोनियल क्रॉप्स होती हैं या क्लोनियल फसलें होती हैं, उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता पाई जाती है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि क्लोनल क्रॉप्स के अंदर या क्लोनियल फसलों में स्व अनिश्चितता पाई जाती है या नहीं। ट्रू फॉल्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता पाई जाती है। ठीक है, ऐसी फसलों के अंदर यानी ऐसी क्रॉप्स के अंदर हम लोग आसानी से संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ही ऐसा संभव है। अब जो क्लोनल क्रॉप्स हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, पहले क्या है अभी, या तो जो क्रॉप्स हैं या फसलें हैं वो ऐसी हो सकती हैं जिनमें फ्लावर एंड सीड बहुत ही कम बनते हैं, है ना, यानी पुष्प व बीज जो हैं वो बहुत ही कम बनेंगे उनके अंदर। या फिर क्या हो सकता है, बीज अंकुरित नहीं होते हैं, यानी कि जो सीड है उसका जर्मिनेशन नहीं होगा अगर अपने उनको सॉइल के अंदर ग्रो करवा रहे हैं, तो जैसे अरबी के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, उनमें क्या करते हैं अभी हम लोग, संकर बीज व पादप उत्पादन एक समस्या रहती है ना, ऐसे पौधों के अंदर जिनमें फ्लावर एंड सीड का फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, या फिर जिनके सीड या बीज सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर ग्रो नहीं करते हैं, है ना, ऐसे पौधों के अंदर, ऐसी फसलों, क्लोनल क्रॉप्स जो हैं या क्लोनियल फसलें हैं, उनमें संकर बीज या पादप का जो उत्पादन है या प्रोडक्शन है वो एक प्रॉब्लम होता है या वो एक समस्या रहता है। हम लोग आसानी से संकर बीज का उत्पादन नहीं कर सकते ऐसी फसलों के अंदर। ठीक है, अब जो प्राप्त संकर बीज हैं, हमने जो भी हाइब्रिड सीड या संकर बीज प्राप्त किए हैं, उनको हम लोग अगले वर्ष या नेक्स्ट ईयर उगाते हैं या ग्रो करवाते हैं, और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, अभी संकर पीढ़ी के जो पौधे हैं यानी हाइब्रिड जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप इसके अंदर आता है संकर पीढ़ी से उत्कृष्ट क्लोन्स का वर्णन करना, यानी सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स फ्रॉम हाइब्रिड जनरेशन। तो हमने संकर बीजों को उगाया, हाइब्रिड सीड्स जो है उनको ग्रो करवाया फील्ड के अंदर, एक बहुत बड़े फील्ड के अंदर, और हमने एक प्लांट पॉपुलेशन या पादप जो समष्टि है वो विकसित की, जिसको हम लोग F1 पीढ़ी भी बोल देते हैं। और यही F1 पीढ़ी क्या है, वास्तव में संकर पीढ़ी या हाइब्रिड जनरेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भी, जो सुपीरियर प्लांट्स होंगे यानी कि जो उत्कृष्ट पौधे होंगे, जो बढ़िया लक्षणों वाले प्लांट्स होंगे, उनका क्या करेंगे, सिलेक्शन या वर्णन करेंगे। ठीक है, तो उत्कृष्ट F1 पौधों का हम लोग वर्णन कर लेते हैं या सिलेक्शन कर लेते हैं। अब हमने जिन पौधों का वर्णन किया है या सिलेक्शन किया है, उनसे हम लोग कायिक प्रवर्धों को यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को एकत्रित करते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं। तो वरित पौधों से पृथक रूप से हम लोग प्रवर्धों यानी कि प्रोपेग्यूल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इन प्रोपेग्यूल्स को हम लोग अलग अलग रख लेते हैं, यानी कि इनको अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भी, ये जो प्रोपेग्यूल्स हैं या ये जो प्रवर्ध हैं, इनका उपयोग हम लोग करेंगे एकल पादप संततियां उगाने के लिए। इसका मतलब हर एक पौधे से या हर एक प्लांट से हमें जितने भी प्रोपेग्यूल्स कलेक्ट किए हैं या एकत्रित किए हैं, उसको एक अलग पंक्ति के अंदर, एक अलग रो के अंदर ग्रो करवाते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी रोज जो हैं वो उगानी पड़ेंगी या बहुत सारी पंक्तियां उगानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार जो विकसित पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज या एकल पादप संततियां कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे भी, इन एकल पादप संततियों में से ये जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज हमने ग्रो करवाई हैं, इनमें से हम लोग उत्कृष्ट क्लोन्स जो होते हैं यानी कि जो सुपीरियर क्लोन प्लांट्स होते हैं, उन पौधों का क्या कर लेते हैं, वर्णन या सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे यानी टेस्ट करवाएंगे। तो दो तरह के टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, एक तो है प्रारंभिक उपज परीक्षण यानी इनिशियल यील्ड ट्रायल, और दूसरा होता है समन्वित उपज परीक्षण यानी कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल। तो इन दोनों ट्रायल्स या टेस्ट में अगर हमारी जो वैरायटी या किस्म है वो पास आउट हो जाती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इनके जो सीड्स हैं या बीज हैं उसको मार्केट के अंदर रिलीज कर देते हैं या विमोचित कर देते हैं एक नई किस्म के रूप में। फिर क्या किया जाता है भाई, ये जो बीज हैं इनका गुणन किया जाता है या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एक बहुत ही बड़े
पृथक यानी आइसोलेटेड फील्ड के अंदर इनको उगाया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में बीजों को उत्पन्न किया जाता है, यानी सीड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इसको क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लिकेशन या गुणन बोल देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अभी इनकी पैकिंग की जाती है और पैकिंग करने के बाद इन पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है फार्मर्स के अंदर या वितरण के अंदर। तो ये आगे के चरण या स्टेप्स हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो हम लोग करेंगे आगे, इसको डायग्राम के अंदर भी डिटेल में देखेंगे। तो इस प्रकार हाइब्रिड जनरेशन जो है या संकर पीढ़ी के अंदर क्लोनीय वरण हम लोग करते हैं, यानी क्लोनल सिलेक्शन करते हैं और फिर उसमें पॉपुलेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाता है, यानी कि समष्टि का सुधार किया जाता है। ठीक है, तो संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा संकर पीढ़ी या हाइब्रिड जनरेशन हमने डेवलप की, विकसित की और फिर उसमें क्लोनीय वरण या क्लोनल सिलेक्शन किया और फिर उससे क्या हुआ? समष्टि सुधार यानी कि पॉपुलेशन का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लास्ट में हम लोग करेंगे इसकी जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा। तो यही डायग्राम जो है वो आपको मेन एग्जाम के अंदर बनाना है अगर क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के ऊपर क्लोनीय फसलों में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है? अभी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का रहता है। तो पहले वर्ष हमें क्या करना है? अभी हमें क्लोन्स लेने हैं, यानी क्लोनीय फसल एक फील्ड के अंदर लगी हुई है जिसको क्लोन ए बोल देते हैं और दूसरी तरफ एक अन्य क्लोनीय फसल है जो दूसरे फील्ड के अंदर लगी हुई है, इसको क्लोन बी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के मध्य हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाएंगे, है ना। ये दोनों क्या है? अभी पेरेंट्स हैं या जनक हैं, इनके बीच में संकरण करवाते हैं और संकरण करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इनसे संकर बीजों को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रथम वर्ष में क्या करना है? संकर बीज या हाइब्रिड सीड्स को एकत्रित करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ष हम लोग क्या करते हैं? एक बड़े फील्ड के अंदर या एक बड़े खेत के अंदर हम लोग F1 जनरेशन यानी F1 पीढ़ी को उगाते हैं, है ना। हाइब्रिड सीड्स को उगाकर, संकर बीजों को फील्ड के अंदर उगाकर और F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी को विकसित कर लेते हैं। अब इस फील्ड के अंदर बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, संकर पौधे जो हैं वो विकसित हो जाते हैं। अब इन संकर पौधों में से हमें सिलेक्शन या वरण करना है। तो हमें कितने पौधों का वरण करना है? अभी 500 से 2000 जो पौधे हैं, यानी 500 to 2000 जो प्लांट्स हैं उनका सिलेक्शन या वरण करना है। तो ये प्लांट्स कैसे होने चाहिए? भी सुपीरियर या उत्कृष्ट होने चाहिए, यानी कि इनके जो लक्षण है वो बढ़िया होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं इनसे हम लोग प्रोपेग्यूल्स यानी कि प्रवर्धों को, कायिक प्रवर्ध जो होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं, इनको हर एक पौधे से हम लोग एकत्रित कर लेते हैं और सेपरेटली कलेक्ट करते हैं, है ना। अलग से एकत्रित कर लेते हैं, यानी कि हर एक पौधे से मिलने वाले जो प्रोपेग्यूल्स हैं या कायिक प्रवर्ध हैं उनको अलग से एकत्रित करके रख लेते हैं ताकि हम लोग आगे चलकर एकल पादप संततियां यानी इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस जो है वो ग्रो करवा सकें। तो ये थी भी दूसरे वर्ष या सेकंड ईयर की एक्टिविटीज़। उसके बाद थर्ड ईयर या तीसरे वर्ष हम लोग क्या करते हैं? भाई जो प्रोपेग्यूल्स या प्रवर्ध हमें प्राप्त हुए हैं हर एक पौधे से, उसको एक अलग पंक्ति के अंदर या एक अलग रो के अंदर उगाते हैं या ग्रो करवाते हैं। तो इस प्रकार हमें बहुत सारी रोज या पंक्तियां उगानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे विकसित हुए हैं इनको क्या बोल देते हैं? इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस या एकल पादप संततियां बोल देते हैं। अब ये जो एकल पादप संततियां विकसित हुई हैं, अब इनमें से हमें क्या करना है? उत्कृष्ट पौधों का यानी कि सुपीरियर प्लांट्स का सिलेक्शन करना है, इन क्लोन प्लांट्स का सिलेक्शन करना है या वरण करना है। ठीक है, तो कितने पौधे हमें सिलेक्ट करने हैं? 50 से 200 यानी 50 to 200 क्लोन प्लांट्स का हमें वरण या सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिलेक्शन कर लिया या वरण कर लिया, उसके बाद फिर हम इनके टेस्ट करेंगे। तीसरे वर्ष की ये क्रियाएं जो है वो कंप्लीट होगी। अब उसके बाद फोर्थ ईयर जो है वो इनिशियल यील्ड ट्रायल यानी प्रारंभिक उपज परीक्षण जो है वो किए जाते हैं। तो प्रारंभिक उपज परीक्षण हम लोग अलग अलग प्लॉट्स के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 प्लॉट्स दिख रहे होंगे। इन प्लॉट्स के अंदर हम लोग इनिशियल यील्ड ट्रायल करते हैं, प्रति हेक्टेयर उपज देखी जाती है। इस जो वैरायटी है या किस्म जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो अगर ये इनिशियल यील्ड ट्रायल में पास आउट हो जाता है तो उसके बाद कुछ अन्य टेस्ट या परीक्षण भी किए जाते हैं, जैसे
डिजीज रेजिस्टेंस, रोग रोधिता के लिए परीक्षण है। इसके अलावा क्वालिटी टेस्ट्स यानी गुणवत्ता के लिए परीक्षण है, वो इसके लिए किया जाता है। तो इन परीक्षणों में भी पास आउट जो है वो ये वैरायटी मान लीजिए हो जाती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे भी, जो सुपीरियर क्लोन प्लांट्स होंगे या उत्कृष्ट क्लोन पौधे होंगे उनका वर्ण या सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कर लिया। फिर हम लोग 5वें से 7वें वर्ष, 5th to 7th ईयर, यानी 3 वर्षों तक लगातार हम लोग क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं अलग अलग प्लॉट्स के अंदर। तो ये आपको अलग अलग प्लॉट्स दिख रहे होंगे। तो समन्वित उपज परीक्षण हम लोग करते हैं, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स करते हैं। अगर ये वैरायटी या किस्म इन परीक्षणों में पास आउट हो जाती है तो फिर हम इसके बीजों को या इनके सीड्स को रिलीज़ कर देते हैं या विमोचित कर देते हैं मार्केट या बाज़ार के अंदर एज ए न्यू वैरायटी, एक नई किस्म के रूप में। ठीक है, तो ये 3 वर्षों तक होने वाली क्रियाएं हैं। उसके बाद 8वें वर्ष, 8th ईयर, हम लोग क्या करते हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स यानी गुणन करते हैं बीजों का। इन बीजों को हम लोग क्या करेंगे भी, इन पौधों को एक बड़े फील्ड के अंदर ग्रो करवाते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी मात्रा में बीज जो है या सीड जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन या गुणन बोल देते हैं। गुणन कर लिया, फिर इसकी पैकिंग कर लेते हैं पैकेट्स के अंदर डाल के, और फिर इन पैकेट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या इनका वितरण कर देते हैं, कहाँ पर, फार्मर्स के अंदर। तो ये है भी जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा किसकी, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण विधि की। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।